14 अप्रैल की दोपहर शक्ति जिले के लिए किसी काली रात से कम नहीं थी। वेदांता पावर प्लांट में एक धमाका होता है और 23 परिवारों के चिराग बुझ जाते हैं। क्या यह सिर्फ हादसा था या फिर गंभीर लापरवाही का परिणाम था? शुरुआती जांच रिपोर्ट यह कहती है कि धमाका उत्पादन बढ़ाने की उस अंधी दौड़ का नतीजा था, जहां इंसानी जान की कीमत मशीनों के पुर्जों से भी कम आंकी गई। लेकर रहेंगे न्याय के जरिए हम पूछ रहे हैं, मुआवजा तो मिल गया, लेकिन गुनहगार सलाखों के पीछे कब जाएंगे? रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। धमाका इतना तेज था कि उसकी गूंज ने पूरे छत्तीसगढ़ को दहला दिया। शक्ति के वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर क्या फटा, मजदूरों की उम्मीदें राख हो गईं। शुरुआती जांच में बॉयलर इंस्पेक्टर की टीम ने जो सच बाहर निकाला है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। रिपोर्ट कहती है कि सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर प्रोडक्शन का प्रेशर बनाया जा रहा था, यानी ये हादसा एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ ग्रीड है। मैं मिलन और संदीप का परिजन हूँ। अभी डॉक्टर सर से, दानिश सर से मुलाकात हुआ है, तो उन्होंने बताया कि भी खतरे की बात करें तो दोनों खतरे से बाहर हैं और संदीप में 25% सुधार आ गया है और मिलन में 5 से 10% आया है। उनका बोले हैं कि अभी 2 दिन तक और सुधार आना अच्छे से और चाहिए करके बोले हैं कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 85-90% जल चुके हैं, तो कुछ भी हो सकता है ऐसे करके बोले हैं। वो ब्लास्ट के कारण पूरा जल गए है। तो मैं कंपनी से इतना कहा चाहता हूँ कि अच्छा से अच्छा मुर्लैका का इलाज करे और कमेटी द्वारा बैठा के सरकार वहाँ पूरा चेक करवाए। जो दोषी पाई पूरा सज़ा दिया जाए। जब दोषी नहीं पाया जाए उतना से प्लान को बंद रखना चाहिए। 6 घंटे की सघन जांच के बाद रिपोर्ट एसपी और कलेक्टर को सौंप दी गई, लेकिन सवाल वही है, क्या एफआईआर में बड़े नामों को शामिल किया जाएगा? अक्सर ऐसे मामलों में छोटे सुपरवाइजरों पर गाज गिराकर बड़े मगरमच्छों को बचा लिया जाता है। पीड़ित परिवारों को कुछ लाख रुपए देकर उनका मुंह बंद कराने की कोशिश की जा रही है। सवाल है कि क्या मुआवजे से उन 20 मजदूरों की जान वापस आएगी? कानून की किताब में औद्योगिक हादसे के नाम पर ढिलाई क्यों? क्योंकि हम लोग बिजली में काम करते हैं, इसलिए हम लोगों को मालूम है कि बॉयलर जो है किस ढंग से फटा होगा। हम लोगों को एक अनुमान है कि जो जिस क्षमता का बॉयलर यहाँ पर लगा है उससे ज़्यादा क्षमता में निश्चित रूप से इसको चलाया गया होगा और इस लापरवाही के कारण ये बॉयलर फटा होगा। तो जिस तरह से शरीर का धड़कन होता है कि जितनी क्षमता उसमें ब्लड सर्कुलेशन का होता है, अगर ज़्यादा सर्कुलेशन हुआ तो अटैक आता है, उसी तरह से ये बॉयलर का भी जो पाइप है वो निश्चित रूप से फटा होगा और जिसके कारण ये घटना घटी है। तो निश्चित रूप से इसमें लापरवाही हुई है, सुरक्षा मानकों को ध्यान में नहीं रखा गया है। आपको बताना चाहूँगा कि बॉयलर का जो संचालन है उसमें बॉयलर के जो इंस्पेक्टर होते हैं, बॉयलर का जो डायरेक्टर होता है, उसके बिना दस्तखत के, बिना उसके इंस्पेक्शन के ये चालू नहीं होता है। कितने में चलाना है, कितने में नहीं चलाना है, ये सारा चीज़ लिखा रहता है। कानूनी लड़ाई इतनी आसान नहीं है। ठेका मजदूरी का जाल, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की आशंका और बरसों चलने वाली अदालती प्रक्रिया, ये वो अड़चनें हैं जो न्याय की राह में रोड़ा बनती हैं। लेकिन इस बार शक्ति की जनता खामोश नहीं है। कलेक्टर की मजिस्ट्रियल जांच और पुलिस की एफआईआर पर सबकी नजरें टिकी हैं। मुआवजा मरहम हो सकता है, इंसाफ नहीं। शक्ति की घटना ने एक बार फिर साबित किया है कि अगर सिस्टम ढीला हो तो औद्योगिक इकाइयां डेथ चैम्बर बन जाती हैं। लेकर रहेंगे न्याय में आज हम बन रहे हैं शक्ति बॉयलर ब्लास्ट में जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिवार की आवाज। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रजत कपूर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। कर्टिस कॉलिन्स साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप एडवोकेट हैं बिलासपुर हाई कोर्ट में। राधेश्याम जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप महामंत्री हैं भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ के। शुरुआत रजत जी मैं आपसे ही कर रहा हूँ। अब जबकि शुरुआती जाँच में बात सामने आ गई है कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं बल्कि एक्ट ऑफ ग्रीड है, मतलब लालच का मामला है, तो फिर क्या कहता है कानून ऐसी स्थिति में? देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि है मैनेजमेंट के ऊपर एफआईआर की गई है अभी। हाँ। और 16 अप्रैल की एफआईआर है ये, जो कि कई 3-4 सेक्शंस है उसके अंडर की गई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में समझने वाली ये है कि जैसा कि उन्होंने भी बोला, जिन्होंने अभी जो लोग इफेक्टेड हैं फैमिलीज़ के, हाँ।
कि जो बड़े लेवल पे लोग हैं, जो मैनेजरियल लेवल पर है, जिनको सब कुछ मैनेज करना चाहिए, उनको ही इस टाइम क्या है, कटघरे में खड़ा करना है, उनको करना सबसे ज़रूरी है। बिकॉज क्या है कि ये कैसी जब कोई भी सिचुएशन होती है, कहीं भी ऐसा कुछ होता है, तो अब जो छोटे लेवल पे वर्कर काम कर रहा है, उसको नहीं पता ना कि उसको तो एक छोटी सी चीज़ बता दी कि मुझे आपको ये काम करना है। सही बात है ना। उसके बाद सारा का सारा जो उसको मैनेज करना, टेम्परेचर उसका सही रखना, और ऐसी मशीनरी का सारा जो वो है, वो तो फिर मैनेजमेंट को ही करना पड़ता है। तो फिर वही है कि लीगल प्रोविजंस जो एक तो वर्कर्स फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 की, इसको इसके अंदर देखा जा सकता है, और एफआईआर तो रजिस्टर हो चुकी है। और उसके बाद एक एक्ट और है जिसका नाम है बॉयलर्स एक्ट 1923। ओके। तो ये दो एक्ट्स हैं फिलहाल एज अ स्टार्टिंग। जब इसको मामला कोर्ट के अंदर जाएगा, जब चीज़ें स्टार्ट होंगी, तो इसमें देखते हैं आगे कैसे क्या हो सकता है। ठीक है। कर्टिस जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ऐसे मामले जब होते हैं, ऐसे हादसे जब होते हैं, तो उसको कानून किस नज़र से देखता है? ये अनजाने में की गई लापरवाही की नज़र से देखा जाता है, या जानबूझकर बरती गई लापरवाही के तौर पर देखा जाता है? देखिए, ये तो जानबूझ के की गई लापरवाही है, और जैसे समाचार पत्रों के द्वारा पता चला है कि ओवर प्रोडक्शन करने के आड़ में ये हादसा हुआ है। अब इसमें दो पहलू हैं, एक है क्रिमिनल इंसिडेंट्स एंड दूसरा है जो लाइबिलिटी है फैक्ट्री की वर्कर्स के प्रति। उसमें एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट आता है, और उसके बाद आता है फैक्ट्रीज एक्ट का वायलेशन है, उसके बाद होता है कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स। अब क्यों कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स? क्योंकि जो जो बॉयलर फटा था उसको भी उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स को दे दिया था, मतलब जिनके पास ठेका है उस बॉयलर चलाएगा उसको भी उन्होंने सब में दे दिया। इसलिए 3 कानून के प्रावधानों का उल्लंघन होता है, किंतु केंद्र सरकार के द्वारा ये 3 कानूनों को एक कानून में मर्ज कर दिया गया है, जिसका नाम है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदर्शिका संहिता 2020। इसके अंतर्गत कोई भी लेबर यदि उसकी डेथ होती है तो उसको वेजेस का 50% कंपनसेशन मल्टीप्लाइड बाय जो आज के समय में उसकी उम्र के साथ जो कमा सकता था उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, और जो हायर कंपनसेशन है वो दिया जाता है। यदि लेबर परमानेंट डिसेबिलिटी है तो उसको 60% ऑफ हिज वेजेस और मल्टीप्लाई उसकी उम्र और जितना कमा सकता था। यदि टेम्पररी डिसेबल है तो 25% और सेम फॉर्मूला उसकी उम्र के साथ और जितना वो कमा सकता था। अब ये सारे होने के बाद भी लेबर कमिश्नर के द्वारा 12% इंटरेस्ट के साथ भी कंपनसेशन दिया जाएगा। इसका आवेदन लेबर कमिश्नर के पास लगेगा। अब जब क्रिमिनल नेग्लिजेंस की बात होती है, जो एफआईआर हुई है वो है 106 बीएनएस, 289 बीएनएस और 35। 106 का क्या? 106 ये है कि डेथ बाय नेग्लिजेंस, 106 की धारा लगती है बीएनएस, और 289 की जो धारा है वो ये कहती है यदि ऐसी कोई मशीनरी है जिससे नेग्लिजेंस हो सकता है और जिनकी जवाबदारी आपको चलाने की है, और यदि ऐसे मशीन के साथ दुर्घटना घटती है तो आप लाइबल है 289 के। और 3-5 लगा है जो कॉमन इंटेंशन होता है सबके ऊपर। तो ये जो लाइबिलिटी केवल फैक्ट्री के मालिक की भी नहीं है, कुछ लाइबिलिटी राज्य सरकार की भी होती है, इसलिए फैक्ट्री एक्ट के तहत भी कंपनसेशन मिलता है। लेकिन कोई भी मुआवजा पूरा इंसाफ नहीं हो सकता है। राधेश्याम जायसवाल जी, क्या मजदूरों की, इंसानों की जान की कीमत मशीनों से, कलपुर्जों से कहीं सस्ती है क्या? क्योंकि ऐसे हादसे बार बार होते हैं और बार बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, उसके बावजूद इन हादसों पर लगाम नहीं लग पा रही है। ऐसी लापरवाहियों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? नहीं, अभी जैसे मेरे पूर्व वक्ता जी ने कहा कि इसमें कुछ प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, लेकिन प्रशासन के द्वारा जो है समय समय पर जो इंस्पेक्शन होना चाहिए सुरक्षा मानकों को लेकर के, वो नहीं होने के कारण ही ये हादसा हुई। अभी आप देखेंगे कि मामला बॉयलर का है। अब बॉयलर में जो प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, इसको बार समय समय पर चेक होते रहना चाहिए, वो चेक हुआ नहीं है। जो जानकारी, चूंकि मैं वहां पर फिजिकली गया था और जो देखा, स्थिति तो भयावह था, और एक्चुअल में वास्तव में जो जानकारी आई है अभी तत्काल में बॉयलर इंस्पेक्टर के द्वारा जांच करके जो दिया गया कि एफडी फैन
शायद बंद हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। आईडी फैन की बात उन्होंने किया है। तो इस तरह से जो समय समय पर बॉयलर इंस्पेक्टर के द्वारा जो जांच सुरक्षा मानकों को लेकर के होनी चाहिए थी, वो नहीं होने के कारण ये हादसा हुआ। अभी आप देखेंगे बॉयलर के ऊपर में एक सेफ्टी वाल्व होता है। जब इसका प्रेशर बढ़ता है स्टीम का, तो वो जब ज्यादा हो जाता है तो वो सेफ्टी वाल्व खुल जाता है, लेकिन वो सेफ्टी वाल्व भी नहीं खुला। एफडी फैन बंद हो गया था, जिसके कारण ऑक्सीजन जो बाहर जाना था गया नहीं। इतने सारे चीजें वहां पर निग्लिजेंसी जो हुई है, उसके कारण जो है वास्तव में ये हादसा हुआ, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आज भी केंद्र के जो टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैं वो आए हुए हैं और उनकी जांच चल रही है। अभी तक जो है 3 प्रकार की इसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी। एक तो पुलिस ने अपना कार्रवाई किया, जिसमें अभी भाई साहब बता रहे थे कि एक अभी जो धारा लगा है उसमें 106(1) जो लापरवाही के कारण ये मौत हुई, ऐसा दिया गया। गैर इरादतन हत्या का एक्चुअल में होना था, जबकि वो धारा नहीं लगा है ये पुलिस के द्वारा। 289 लगा है और 3(5) लगा है। इसके तहत जो है ये अपराध पंजीबद्ध जो है पुलिस के द्वारा किया गया, जो हमारे दृष्टि से वास्तव में ये पर्याप्त नहीं है। इसमें और भी कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता थी। अभी आप दूसरा मैं कह रहा था, हम लोग क्योंकि श्रमिक क्षेत्र से आते हैं, इसलिए मेरा एक मानना था कि वहां पर जो एक पार्ट होता है मैनेजमेंट ऑफ पार्ट जो होता है, इंजीनियर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका जो है बहुत बड़ा रोल रहता है। कर्मचारी जैसे अभी आप बता रहे थे भाई साहब की किसी को भी अपन मजदूर हैं, श्रमिक है, उनको भेज देते हैं कि भैया आप काम करो, लेकिन वो नहीं जानता कि ये बॉयलर कितने स्पीड में और कितने मिलीमीटर में चलना है, उसकी सुरक्षा मानकों को क्या होना चाहिए। एक्चुअल में जो एक होता है डेस्क इंजीनियर, जो मॉनिटरिंग करता है, जो कंट्रोल रूम में बैठता है, एक्चुअल में वहां पर जब हीट बढ़ा होगा या किसी भी प्रकार की मशीन जो है आगे पीछे हुआ होगा, तो उसका मॉनिटर में आया होगा, वहां पर भी एक बड़ी लापरवाही हुई, उसने देखा नहीं और मशीन को चलने दिया। सर ऐसा नहीं है ना कि उस इंजीनियर को नहीं मालूम रहा होगा कि यहाँ पर लापरवाही बढ़ती जा रही। अगर वहां पर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का प्रेशर था कि आपको अधिक उत्पादन करना है, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रेशर उस इंजीनियर पर भी रहा होगा। अगर मजदूर पर था, सुपरवाइजर पर था, तो उस इंजीनियर पर भी रहा ही होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या बड़ी मछलियों को भी पकड़ा जाएगा क्या। रही बात बॉयलर इंस्पेक्टर की, सर हम सभी लोग जानते हैं कि जो लोग जाते हैं समीक्षा करने के लिए, वो चाय बिस्किट खाकर और सुविधा शुल्क लेकर चले आते हैं। एक सर्टिफिकेट पकड़ा करके हम आए थे, हमने समीक्षा की है, और ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत जनरल बातचीत है जो कि सभी लोग जानते हैं कि ऐसा होता है कि चाय बिस्किट पर ही सर्टिफिकेट देकर चले आते हैं अधिकारी जो जाते हैं समीक्षा करने के लिए। हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, आपने इस पूरे घटनाक्रम को करीब से देखा है, मौके पर जाकर आपने रिपोर्टिंग भी की है, क्या इसकी सच्चाई है, क्या देख पाए आप, बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले का ये पूरा मामला है, जहां पर वेदांता पावर प्लांट में एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल बॉयलर फटने से, बॉयलर के ब्लास्ट होने से करीब 40 लोग इसकी चपेट में आए थे, और अब तक इस पूरे मामले में अलग अलग जगहों पर और मौके के अलावा अगर हम देखें तो पूरी गिनती होती है करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है। इतना बड़ा हादसा कि 20 लोगों की जान इस हादसे ने ली है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया गया है कि 14 अप्रैल का ये पूरा मामला है। करीब 2:30 बजे के आसपास इस पावर प्लांट में ये ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद से अफरा तफरी मची है। अफरा तफरी मचने के बाद तत्काल प्रभाव से जो पावर प्लांट प्रबंधन है, स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय पुलिस है, उनको तत्काल प्रभाव से वो मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने शक्ति अस्पताल, इसके अलावा नज़दीकी रायगढ़, बिलासपुर अन्य अस्पतालों में जो गंभीर रूप से मजदूर घायल हुए थे उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। कुछ लोगों को इलाज के दौरान जो है उनकी मौत हो गई, लेकिन अब भी कुछ लोगों का इलाज वहाँ पर किया जा रहा है। घटना के बाद कई तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं, जिसमें हम देखें तो पहले तो सत्ता पक्ष के कई नेता मंत्री जो हैं मौके पर पहुंचे और उन्होंने मरीजों से उनका हालचाल जाना है। इसके बाद विपक्षी दल के नेता भी वहां पर पहुंचे। वहां पर जो मजदूर घायल हुए थे, उन घायल मजदूरों ने भी वहां पर अपना विरोध प्रदर्शन जताया था, और उस विरोध प्रदर्शन के द्वारा कई तरह की धक्का मुक्की की तस्वीरें भी देखने को मिली हैं। अब इस पूरे मामले में एक FIR दर्ज कराई गई है, और इस FIR में जो वेदांता पावर प्लांट के जो प्रबंधक हैं और उसमें काम करने वाले जो अन्य लोग हैं उनके खिलाफ में ये FIR दर्ज हुई है, और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पूरे घटना के बारे में अगर कहें तो कई तरह की लापरवाही की बात सामने आई है। हालांकि किस तरह की ये लापरवाही थी, कैसी ये लापरवाही थी, उसको लेकर एक जांच टीम गठित की गई है। शक्ति जिले के कलेक्टर ने भी एक जांच टीम गठित की है।
उधर कांग्रेस पार्टी ने भी एक जांच टीम गठित की है। तो तमाम जांच दलों की जांच जो है वो चल रही है और जांच कंप्लीट होने के बाद तमाम कारणों का खुलासा होगा। लेकिन शुरुआती तौर पर यही बताया गया है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन दोगुना करने के लिए जो वहाँ पर कदम उठाए थे वही कदम जो है आत्मघाती बनते हुए दिखाई दिए। कुल मिलाकर 20 लोगों की इस पूरे घटनाक्रम में जान जो है वो चली गई है। ठीक है अंकुश। रजत जी, अब जबकि बॉयलर इंस्पेक्टर की शुरुआती जांच में बात सामने आ गई है कि प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रेशर था, तो क्यों ना इसमें गैर इरादतन हत्या की धारा भी बढ़ा दी जाए, जैसा राधेश्याम जी कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। सेक्शन 105 है बीएनएस का, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इफ द नॉलेज ऑफ लाइकली डेथ इज एस्टेब्लिश्ड। और दूसरा सेक्शन है बीएनएस 125, एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल लिबर्टी इफ रैश और नेग्लिजेंट एक्ट्स एंडेंजर लाइफ्स। तो ये दो सेक्शंस हैं जो कि अभी ऐड हो सकते हैं। और अभी जो सेक्शंस ऐड हुए हैं वो बहुत मतलब इतने मेजर नहीं है। एक में 2 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट है जो कि सेक्शन 106 है। सेक्शन 289 है नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू मशीनरी, उसमें अप टू 6 मंथ्स है। एक्चुअली जो आप पॉइंट कह रहे हो वो यही है कि पर्सनल लाइबिलिटी इसमें कैसे जोड़ी जाए, वो उसी का ही मैं आपको बता रहा हूँ कि पर्सनल लाइबिलिटी जोड़ी जानी चाहिए, जो कि कल्पेबल होमिसाइड है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। क्योंकि अगर ये चीजें नहीं जोड़ेंगे ना, तो जो डर है लोगों के अंदर कि भाई हम पे पर्सनली कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं बन पाएगी। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और देखिए आप अगर ये जो आप देखें और भी इंसिडेंट्स हुए, एलपीजी का भी हादसा हुआ है और लगातार 2 हादसे हुए और ये तीसरा हादसा चल रहा है। तो इसमें सारी प्रॉब्लम यही है कि इस टाइम कॉर्पोरेट्स और ये सारा का सारा इतना सब कुछ चल रहा है कि जिस प्रेशर की बात कर रहे हैं वो है बिकॉज मॉनेटरी चीज़ें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हैं कि फिर हर बंदा लाइबिलिटी से बचने के लिए रास्ते ढूंढता है। सही बात है। तो और शायद इसीलिए कर्टिस जी कहा भी जाता है कि हर बार सांप मर जाने के बाद हम लाठी पीटते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक हादसे से कोई सबक लिया जाए और उसके बाद वो हादसा दोहराया ना जाए, सुनिश्चित किया जाए। ऐसा हो नहीं पाता है, बार बार ऐसे हादसे होते रहते हैं। सवाल ये है कि क्या कोई टॉप मैनेजमेंट ये कहकर बच सकता है क्या कि ये गलती तो लोअर लेवल पर की गई है, हमें इस बात की जानकारी नहीं है। अगर प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रेशर है, अगर मशीनरी में किसी प्रकार की कोई लापरवाही बरती गई है, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, नीचे सुपरवाइजर इंजीनियर अगर लापरवाही बरत रहे हैं, तो जो टॉप पर बैठा है उसकी जिम्मेदारी बनती है मॉनिटरिंग की। अगर वो मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहा है तो जाहिर सी बात है कि जवाबदेही उसकी तय होनी चाहिए। जी, इसलिए सामान्य आशा की धारा लगी हुई है। सामान्य आशा का मतलब यह है कि सबका कॉमन इंटेंशन एक है। देखिए, जिस इंजीनियर को प्रोडक्शन बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है, वह इंजीनियर को भी तो किसी ने ऑर्डर दिया है। वो वो कौन है जो ऑर्डर दे रहा है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए? इसीलिए कॉमन इंटेंशन, और कॉमन इंटेंशन की जब धारा जुड़ती है तो सबको सामान्य सजा होती है उस आशय से। क्योंकि उस इंजीनियर को ऑर्डर देने वाला जो उसका जो हायर बॉस है, उसकी भी लायबिलिटी इसमें बनती है। इसमें उसकी पर्सनल लायबिलिटी है। और इवन जो विक्टिम चाहे, जो लेबर चाहे, जो मजदूर चाहे, तो माननीय उच्च न्यायालय के सामने एक याचिका लगा सकता है जिसमें एक एसआईटी गठित की जा सकती है एक पूर्व जज की निगरानी पे। तो मतलब उसमें कोई लूप होल्स ना हो। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है रिपोर्ट से, अगर एक याचिका करता चाहेंगे, तो पूर्व जज के निगरानी में भी ये पूरे स्कैम बोलेंगे या घटना बोलेंगे, इस चीज की जांच की जा सकती है। ठीक है। राधेश्याम जी, हम आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि अंदर जो वर्क कल्चर है उसको बहुत करीब से आपने देखा है और समझा है। जब इस प्रकार का कोई प्रेशर आता है कि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, या नीचे से कहा जाता है कि मशीनों में टेक्निकल प्रॉब्लम है, इससे खतरा हो सकता है, तो उस प्रेशर को किस तरीके से टैकल किया जाता है? मतलब इसकी कोई गुंजाइश होती है कि आप लोग अपोज कर पाएं, नीचे जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो श्रमिक काम कर रहे हैं, वो अपोज कर पाएं कि इससे हमारी जान को खतरा हो सकता है, या इसकी गुंजाइश ही खत्म हो जाती है? देखिए, वास्तव में इसमें 2 विषय हैं कि कारखाना अधिनियम के सेक्शन 1948 के धारा 7 के तहत जो है, अधिभोगी को सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो उसमें फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो है, अभी इसमें धारा लगेंगे अपने अपने ढंग से, ये अलग अलग तरीके से, 3 तरीके से इसकी जांच चल रही है। दूसरा, बॉयलर इंस्पेक्टर को भी जो इंस्पेक्शन की धारा 1925 के तहत सुचारू रूप से संचालन कार्य हो रहा है कि नहीं, उसकी जांच उसको भी करना चाहिए। ये भी वहां पर लापरवाही आई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं भी विद्युत क्षेत्र में काम किया हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इसमें लापरवाही होती है।
और दूसरी चीज ये है कि ये जो उद्योगपति होते हैं ये ज्यादा लाभ के लालच में, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में जब बॉयलर को जी जी। मेंटेनेंस के लिए जो उसका टाइम पूरा होता है तब उसको मेंटेनेंस करना चाहिए। और मेंटेनेंस टाइम पे नहीं होने के कारण बॉयलर इंस्पेक्टर को, जैसे आपने बोला कि चाय बिस्किट वाली मामला जो है, ऐसा करके उनसे सर्टिफिकेट ले करके ये लोग जो है बॉयलर को और अधिक समय तक चलाते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में। यह भी इसमें हुआ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसलिए प्रेशर जो है, अधिक उत्पादन और अधिक लाभांश का जो प्रेशर है, ये मजदूरों के ऊपर भी रहता है, इंजीनियरों के ऊपर भी रहता है। और उसके कारण जो है अगर उस उद्योग में अगर सक्षम जो यूनियन वगैरह होता है, जैसे भारतीय मजदूर संघ हो या कोई भी ऐसा सक्षम यूनियन रहता है, तो समय समय पर उसका विरोध होता है। लेकिन आप देखेंगे, चाहे खासकर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ, कि आप देखेंगे कि जिंदल हो, जिंदल में कोई यूनियन नहीं है, वहां यूनियन बना नहीं सकते आप। उसी प्रकार से आप ये ठीक है, विरोध होने ना पाए, विरोध की आवाज़ बुलंद ना होने पाए, इसलिए यूनियन भी नहीं बनाने दिया जाता। इसीलिए मैंने वाला सवाल किया था कि क्या विरोध की गुंजाइश भी खत्म कर दी जाती है क्या। हमारे सहयोगी अंकुश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुश, इस पूरे मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है प्रशासन के स्तर पर, उसे भी समझाइए। देखिए 14 अप्रैल की ये घटना है जिसमें करीब 2:30 बजे के आसपास ये ब्लास्ट हुआ था। और ब्लास्ट के दौरान जो घटना हुई है उसमें एक बात और निकल कर सामने आई है कि वो लंच टाइम था। लंच टाइम के दौरान जो ब्लास्ट हुआ उसमें करीब 40 से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आए। मतलब समझा जा सकता है कि अगर लंच टाइम नहीं होता तो और ज़्यादा लोग, और ज़्यादा मजदूर इसकी चपेट में आते। घटना होने के बाद तत्काल प्रभाव से जो प्लांट प्रबंधन है उनकी तरफ से जो मृतक हैं उनको 35 लाख रुपए मुआवजा देने की जो घोषणा है वो की गई है। इसके अलावा घायलों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। वहीं राज्य सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 2-2 लाख रुपए तो मुआवजे की राशि जो है वो भी घोषित कर दी गई है। इसमें स्थानीय प्रशासन ने एक जांच दल गठित किया है और जांच दल अपनी जांच रिपोर्ट जो जब सौंपेगा उसके बाद आगे तमाम कारणों का खुलासा हो सकेगा। वहीं विपक्षी दल और जो मजदूर हैं, उनके जो घायल मजदूर हैं या मृतक मजदूर हैं, उनके परिजनों की मांग पर एक FIR दर्ज कराई गई है और उस FIR के माध्यम से पुलिस की जांच भी उस पूरे मामले में चल रही है। कांग्रेस पार्टी का एक दल जो है वो भी इस पूरे मामले में जांच करते हुए नजर आ रहा है। कुल मिलाकर जांचें लगातार चल रही हैं। अब जांच रिपोर्ट जब सामने आएगी उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई होती है वो देखने लायक होगी। लेकिन जिस तरीके से प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज हुई है उस लिहाज से अगर देखें तो आने वाले समय में ये जो गंभीर लापरवाहियाँ की गई हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो वहाँ पर खतरा मोल लिया गया, उस लिहाज से बड़ी कार्रवाई आगे देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया अंकुश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसीलिए हमने इस मुद्दे को उठाया भी है कि सिर्फ मुआवजे तक कहानी सीमित नहीं हो जानी चाहिए। जिन मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है उनको पूरा इंसाफ भी मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।